हाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछली 2 नशस्तों में हमने उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नज़रियात का जायज़ा लिया था। आज ये मौजू ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2-1 नज़रियात और बचे हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर लें या बहस कर लें। कल हम बात कर रहे थे, नसीरुद्दीन हाशमी ने ये कहा था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी या अपना दारुल सल्तनत तब्दील किया तो अहले दहली दक्कनी हिंदुस्तान पहुँचे और उनके वहाँ पहुँचने पर जो ज़बानें बोली जाती थी उनकी आपस में जब इश्तराक हुआ तो नई ज़बान का वजूद अमल में आया। लेकिन आमना खातून, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस में ये तस्करा किया है कि दक्कन में दक्कनी ज़बान पैदा हुई है, उर्दू नहीं। हालांकि उर्दू और दक्कनी ज़बान में बात मुमासलतें हैं। ये भी एक बहस का मौजू है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने भी इस मसले को उठाया था और कहा था कि आप ये ना कहिए कि जो दक्कन में पैदा हुई वो ज़बान दक्कनी है। दरअसल वो उर्दू का इब्तदाई रूप है, यानी वो प्राचीन उर्दू है, क्लासिकी उर्दू। खैर, जब इन्होंने नसीरुद्दीन हाशमी ने अपना नज़रिया पेश किया तो मसूद हुसैन खान साहब ने यह भी कहा कि भाई दक्कन में जो लिसानियात है वो तेलुगु ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि ये जो ज़बान है ये उत्तर भारत की ज़बान है। उर्दू उत्तर भारत की जो लिसानियात हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है और उर्दू ट्रांसफ़र होके दक्कनी हिंदुस्तान पहुंची। उससे पहले दिल्ली और नवाहे दहली में इसने बालों पर निकाल लिए थे, बल्कि अपने पैरों पर चलना भी शुरू कर दिया था। चुनांचे वही बात जो आखिर में कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान की पैदाइश के लिए दक्कनी हिंदुस्तान की ज़बानों और वहाँ की लिसानियात का बड़ा असर देखने को मिलता है। लेकिन कुल्ली तौर पे ये नहीं कह सकते कि दक्कनी हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई। ये दिल्ली के आसपास पैदा हुई। लेकिन जब हम ये बात पेश करते हैं तो सब यही कहेंगे, भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि पंजाब का नज़रिया भी रद्द करने लायक है, सिंध का नज़रिया भी रद्द करने लायक है, ब्रज भाषा का नज़रिया भी रद्द करने के लायक है, दक्कनी हिंदुस्तान के नज़रिए को भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन सा नज़रिया है जिसको आप काबिल कबूल मानते हैं? तो यहाँ भी माहिर लिसानियात यानी भाषा वैज्ञानिक हमारी रहबरी करते हैं और मुख्तलिफ हवालों से जो उन्होंने बातें कही हैं उसका नतीजा ये सामने आता है कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की जो किताब है मुक़द्दिमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये एक लिसानी तहक़ीक़ है और इसका नतीजा ये है जिसमें उन्होंने तमाम निचोड़ ये निकाला है कि दिल्ली का मौलद या दिल्ली की उर्दू की पैदाइश का असल मुकाम दिल्ली और नवाहे दिल्ली है, यानी दहली के गर्दो नवाह के इलाके, वहाँ उर्दू पैदा हुई। ये बात अलग है कि वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में ट्रांसफ़र होकर या तबादला होने पर यह ज़बान लोगों के साथ वहाँ पहुँची। और वो ये कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश में मेवाती, हरियाणी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, इन ज़बानों का बहुत बड़ा रोल है और इन ज़बानों ने असल में उर्दू का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उर्दू की हैयत को तैयार किया है। लेकिन इसमें जो चमक दमक, जो ज़ेबो ज़ीनत मौजूद है, वो अरबी, फ़ारसी ज़बानों के अल्फाज, तराकीब, मुहावरों, ज़रबुल मसल और इस्तिलाहात की वजह से उर्दू में वो चमक दमक पैदा हुई है। या आप ये समझ लीजिए कि कोई बिल्डिंग हम तैयार करते हैं तो वो एक उसमें खुरदरापन होता है, लेकिन जब उसमें रंग रोगन किया जाता है, उसमें हम कलर करते हैं और उसको कलात्मक ढंग से सजाते संवारते हैं तो उसमें एक तरह से खूबसूरती पैदा हो जाती है। यही हाल इन ज़बानों के अल्फाज ने किया, हालांकि इनका स्ट्रक्चर हिंद आरियाई लिसानियात ने खड़ा किया। या ये कहिए कि जब हम जैसे मिसाल के तौर पर दाल बनाई जाती है, ये पकाने की दाल को समझ लीजिए घोट लेते हैं, तैयार कर देते हैं, तो ये काम तो कर दिया किसने? दिल्ली और इसके आसपास की ज़बानों ने। लेकिन तड़का लगाने का काम जो किया अरबी फ़ारसी के अल्फाज ने।
تڑکا لگانا، بھگار لگانا، یعنی اس کی لذت کو مزید اضافہ کرنے والی شے کیا ہوئی، یا وہ کیا ہوا زیب و زینت کا باعث، وہ ہوا تڑکا لگانا یا بھگار لگانا۔ وہی کام اردو زبان کی پیدائش کے بعد یہ عربی فارسی کے جو الفاظ تراکیب وغیرہ تھے ان کی بنیاد پر یہ زبان چمک دمک اور زیب و زینت حاصل کر سکی۔ اس لیے اب تک کے قرین قیاس نظریات میں پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہی سب سے زیادہ قرین قیاس ہے۔